गुड आफ्टरनून। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने क्लास 9 सीबीएसई का बायो का सीरीज स्टार्ट किया हुआ था। इसमें जो थर्ड चैप्टर है इंप्रूवमेंट्स इन क्रॉप रिसोर्सेज, उसका हम आज सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या क्या चीजें हैं उनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में मेनली डिस्कस किया हुआ है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप जो प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने कैसे मैनेज करना है, उसके मैनेजमेंट के कौन कौन से मेथड्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इट रेफर्स टू कंट्रोलिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टू ऑब्टेन मैक्सिमम एंड बेस्ट यील्ड। तो क्रॉप प्रोडक्शन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी यील्ड हम लोगों को मिले। इसके क्या मेथड्स हैं? तीन कंपोनेंट्स आते हैं इसके अंदर: न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में अब हमें पता है कि जितने भी हमारे क्रॉप्स हैं, क्रॉप फील्ड्स हैं, उनको न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो करने के लिए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, उसको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए। सिमिलरली क्रॉप्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रोथ के लिए। सेकंड आता है इरिगेशन। अब वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट्स के लिए, तो प्लांट्स को इरिगेशन मेथड्स अलग अलग है, प्लांट्स को इरिगेट करना बहुत जरूरी है। अलग अलग मेथड्स हम लोग यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। एंड नेक्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉप्स को अलग अलग तरीके से ग्रो कराया जाता है, अलग अलग पैटर्न्स में ग्रो कराया जाता है, ताकि इससे क्या रहता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी साइक्लिंग बनी रहती है और जो हमारी फील्ड है उसकी फर्टिलिटी खत्म नहीं होती। तो हमने इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। सबसे पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आता है। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मींस कंट्रोलिंग द सिलेक्शन, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द क्रॉप्स। तो ये क्या है? न्यूट्रिएंट का सिलेक्शन, उनका टाइम और उनका अमाउंट। कौन सा न्यूट्रिएंट होना चाहिए, किस टाइम पे जाना चाहिए और कितने अमाउंट में जाना चाहिए, उसको हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बोलते हैं। प्लांट रिक्वायर्स inorganic elements for building their structure and maintaining their metabolic processes। तो प्लांट्स को inorganic elements means जैसे हमारे सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें प्लांट्स को चाहिए उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। These inorganic elements are called nutrients। तो इन्हीं सारे inorganic elements को nutrients कहा जाता है। There are 16 elements essentially required for plant growth and development, known as essential elements और essential plant nutrients। तो टोटल जो है वो 16 एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स को जरूरत है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन न्यूट्रिएंट्स को असेंशियल न्यूट्रिएंट्स या असेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। इन न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज योर माइक्रो एंड वन इज योर मैक्रो। तो माइक्रो वो हैं जो थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए और माइक्रो वो हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। इनका डिफरेंस भी है प्लस इनकी इंफॉर्मेशन भी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर डिफरेंसेस में पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, या इनके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। Macronutrients, they are required in large quantities. Micro, they are required in very small quantities. Concentration of each macronutrient in plant is more than 1 milligram per gram of dry matter. It is below 1 milligram per gram. They take part in building plant body and different protoplasmic structure. तो प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन के लिए हमको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एज सच कोई फंक्शन नहीं है। Next, they have no significant role in enzyme activity and electron transport, but they are involved in enzyme activity and electron transport. Last इनके examples आ जाते हैं। अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये सारे आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो की अगर हम बात करते हैं तो आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, ये सारे हमारे आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। मिनरल रिप्लेनिशमेंट। अब एक क्रॉप अगर फील्ड पे ग्रो कर रही है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगी, वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेगी। तो हमने क्या करना है, उन मिनरल्स को रिस्टोर कराना है सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर अब वो न्यूट्रिएंट्स वापस जाएंगे, तभी आगे लगने वाली क्रॉप्स को फायदा मिलेगा, तभी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी।
तो जो मिनरल्स सॉइल में से यूज हो रहे हैं उनको रिप्लेनिश करना, उनको रिकवर करना बहुत जरूरी है, तभी एक प्लांट क्रॉप जो है वो अच्छी यील्ड प्रोड्यूस करेगी। Soil is an important reservoir of plant nutrients. Crops regularly withdraw minerals from the soil. Mineral replenishment is done through the addition of manure and fertilizers to the crop field. अब एक प्लांट अगर सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स ले रही है तो उनको रेप्लेनिश करने का तरीका है उन्हीं मिनरल्स को वापस ऐड ऑन किया जाए, और उनको ऐड ऑन करने के लिए हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। Manures and fertilizers. Both manures and fertilizers are major sources of nutrients in plants, so they are used in crop production. Manure की सबसे पहले अगर हम बात करें, they are natural fertilizers prepared by decomposed animal excreta and plant waste. तो manure जो है एक बायोलॉजिकल तरीका है सॉइल के नरिशमेंट को पूरा करने का। तो मैन्योर्स हमारे बनते कैसे हैं? जो भी एनिमल और प्लांट वेस्ट है उसको डिकम्पोज करा के जो चीज प्रोड्यूस होगी दैट इज योर मैन्योर। अब इसके टाइप्स हैं, सबसे पहले फार्म यार्ड मैन्योर FYM। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इट इज अ डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ कैटल एक्सक्रीटा, यूरिन, लिटर एंड लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मैटर सच एज रफेज और फॉडर। तो कैटल का ये एक पोल्ट्री फॉर्म में बड़े अच्छे से फार्म यार्ड मैन्योर बन सकता है, जैसे कि इसमें क्या है, जो भी हमारी कैटल प्रेजेंट है उसका हम एक्सक्रीटा ले लें, वेस्ट ले लें, या जो भी उनका हम खाना उनको प्रोवाइड करते हैं जैसे कि रफेज और फॉडर, वो भी अगर लेफ्ट ओवर है, इन सबको अगर डिकम्पोज करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो फाइनली क्या बनता है हमारा FYM। तो FYM का नाम ही यही है, फार्म यार्ड मैन्योर। नेक्स्ट आ गया कंपोस्ट। कंपोस्ट ऐसी चीज है जिसको हम आजकल घर में भी बना लेते हैं बहुत इजीली और अपने प्लांट्स को हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। ये क्या है? It is prepared from farm and town refuse such as vegetable, animal refuse, fecal matter of human beings, sewage waste, weeds, crop straw, forest litter, etc. It is a biological process in which aerobic and anaerobic microbes decompose the organic matter. जितना भी वेस्ट है, जितना भी टाउन सिटीज का वेस्ट है, अगर उसको एरोबिकली या एनारोबिकली डिकम्पोज करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो फाइनली जो चीज बनती है दैट इज कॉम्पोस्ट। नेक्स्ट आ गया ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर इज इट इंक्लूड्स ग्रोइंग, mulching by plowing and mixing of green crops into the soil to improve physical structure and soil fertility. It supplies nitrogen and phosphorus, improving organic matter for improving hydration and aeration. Green manure are generally growing leguminous and non-leguminous plants. तो ग्रीन मैन्योर क्या कहता है कि जब एक प्लांट ने, एक क्रॉप ने अपना प्रोडक्ट दे दिया तो उस क्रॉप को लेफ्ट ओवर फाइनली फील्ड पे छोड़ दिया तो वो क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा और जो भी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे, फाइनली सॉइल में एड ऑन हो जाएंगे। तो ग्रीन मैन्योर क्या है? तो फाइनली जो हमने क्रॉप्स वहां ग्रो कराई थी वही डिकम्पोज होके सॉइल के अंदर अपना अपना मैन्योर प्रोड्यूस कर देंगी। इसमें जो हम यूज करते हैं दे आर योर लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के काफी सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले they enrich soil with nutrients and replenish the general deficiency of nutrients in the soil. अब कोई भी चीज है, मैन्योर अगर है तो वो क्या कर रहा है, सॉइल के अंदर अपने न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन करेगा, जो भी चीज यूज हो गई है उसको ऐड ऑन करेगा। मैन्योर्स ऐड ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल टू रिस्टोर सॉइल टेक्सचर फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एयर। कोई भी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उसके अंदर वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, प्लस साथ ही साथ उसमें एरिएशन होना चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टीज अगर किसी सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो सॉइल हमारी फर्टाइल है। तो अब ये क्या करते हैं मैन्योर्स, ऐड तो करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में, ह्यूमस को ऐड करेंगे, साथ ही साथ सॉइल को रिस्टोर करेंगे ताकि वो वाटर का अच्छा रिटेंशन करे, प्लस वो एरिएटेड रहे, एयर उसके अंदर रहे। Humus provide food for soil organisms which help in providing nutrients to plants. तो humus क्या करता है, humus जो है वो soil organisms जैसे कि हमारा अर्थवर्म,
अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। तो अगर सॉइल के अंदर ह्यूमस प्रेजेंट रहेगा तो उसमें सॉइल के ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सॉइल में एयर स्पेसेस क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आ गए फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स हैं। अभी तक जो हम मैन्योर पढ़ रहे थे, मैन्योर जो था एक बायोलॉजिकल वे था जिस तरीके से प्लांट को, सॉइल को उसमें नरिशमेंट प्रोवाइड करने का और सॉइल को आपने रेप्लेनिश करने का, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने यूज कर लिए हैं वही न्यूट्रिएंट्स रिकवर हो जाए। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर मेनली केमिकल बेस्ड, और ये केमिकल्स हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को रेस्टोर करते हैं। देखते हैं, they provide plant nutrients commercially manufactured using chemicals. Second, they supply nitrogen, phosphorus and potassium, NPK. ये तीन मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि सॉइल को चाहिए होते हैं और फर्टिलाइजर्स मेनली यही तीन प्रोवाइड करते हैं। They contain much higher amount of nutrients in comparison to manure, so required in small quantity. अब इनके अंदर जो कंसंट्रेशन है एलिमेंट्स की वो ज्यादा है, तो इनकी क्वांटिटी जो है वो कम यूज होती है। A complete fertilizer is one which contains all three critical elements. तो यही तीन मेन क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और एक कंप्लीट फर्टिलाइजर जो होगा वो ये तीनों एलिमेंट्स एक अच्छी क्वांटिटी में सॉइल को प्रोवाइड कराएगा। फर्टिलाइजर्स, सबसे पहले नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आते हैं, दे सप्लाई नाइट्रोजन। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो ये क्या है हमारे, दे आर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, दे आर द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, ये सप्लाई करते हैं फॉस्फोरस। सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। पोटाशिक फर्टिलाइजर्स, ये पोटेशियम सप्लाई करते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये क्या है हमारे, दीज आर दी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजनस, फॉस्फेटिक एंड पोटाशिक। तीन टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं जो कि अपने पर्टिकुलर एलिमेंट सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। हमने इन तीनों के नाम याद रखने हैं, प्लस साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स, अब अभी जो हमने पढ़े वो सिंगल एलिमेंट वाले फर्टिलाइजर्स थे जो एक एक एलिमेंट कंटेन करते हैं। अब जो आया है वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। दे कंटेन एटलीस्ट 2 और मोर न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, इन दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट आ गए बायो फर्टिलाइजर्स। अब बायो और फर्टिलाइजर्स ये दो वर्ड एक साथ आ गए, मींस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं वो है हमारे बायो फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिजम्स विच एनरिच सॉइल with nutrients are called biofertilizers. They are used for specific crop plants such as pulses, legumes, oil seeds and rice. They are renewable and non-pollutant sources of plant nutrients such as they fix nitrogen. तो ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे उनके लिए यूज होते हैं जैसे हमारी पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, ऑयल सीड्स हैं और राइस है। ये क्या करते हैं, दे आर रेन्यूएबल एंड नॉन पोल्यूटेंट सोर्स, ये सॉइल को पोल्यूट नहीं करेंगे और प्लांट्स को एनरिच करेंगे सच एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसके एग्जाम्पल्स हैं एनाबेना एंड नॉस्टॉक। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं हम बायो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। लास्ट आ गया माइकोराइजा। अब माइकोराइजा क्या है, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसके अंदर दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ काम करते हैं, कौन कौन से, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो इसमें क्या रहता है, जो भी हमारे हायर प्लांट्स की रूट्स हैं उसके अंदर फंजाई एक एसोसिएशन में रहता है। फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो फूड लेगा हायर प्लांट से, और फंजाई इन रिटर्न क्या देगा, वाटर और मिनरल सॉइल में से एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को सप्लाई करेगा। तो ये दोनों तरीके से माइकोराइजा जो है प्लांट के लिए हेल्पफुल है और साथ ही साथ फंजाई को भी बेनिफिट मिलता है, उसको फूड मिलता है और उसको शेल्टर मिलता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई
and roots of higher plants. It increases water and nutrient uptake by plant and encourages the growth. तो माइकोराइजा क्या करेगा, न्यूट्रिएंट अपटेक को इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ प्लांट ग्रोथ में हेल्प करेगा. तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करा है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग मेनली इरिगेशन पे फोकस करेंगे, इरिगेशन टेक्निक्स एंड साथ ही साथ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. तो ये सारे टॉपिक्स हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे.